Good morning, students. Today here we are in Proficiency of English. Myself, Dr. Rajni Parmar, Assistant Professor, Government Law College, Bundi. So, in this class, we'll again discuss some rest of the Latin maxims. So, we'll start with the first one, ratio decidendi. That is called reason for deciding. रीज़न फॉर डिसाइडिंग रेशियो डिसिडेंडी इज़ दैट पार्ट ऑफ द डिसीज़न. ये आपके जजमेंट का वो पार्ट होता है एक्चुअल ग्राउंड जिसके बेसिस पे जजमेंट लिया गया है. तो जो रीज़न है जिसके बेसिस पे आपने इसको डिसाइड किया है उससे हम रेशियो डिसिडेंडी बोलते हैं. सो द रिलेवेंट ग्राउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ विच द रीजंस ऑन द बेसिस ऑफ विच द जजमेंट इज़ बीन मेड दैट इज़ रेशियो डेसिडेंडी. तो रेशियो डेसिडेंडी जो है वो जजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. फॉर एग्जांपल आप केशवानंद भारती के केस के बारे में बात करते हैं तो यू वुड फाइंड अ लॉन्ग जजमेंट, बट उसका रेशियो डेसिडेंडी क्या है, दैट इज़ रिगार्डिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो रेशियो डेसिडेंडी होता है उसका रीज़न, उसका एक्सट्रैक्ट उस जजमेंट का. ठीक है. नेक्स्ट इज़ ऑबिटर डिक्टा. अब जैसे कि ये दोनों ही जो है टर्म्स ये जजमेंट के पार्ट होती हैं. जो रिलेवेंट और जो रीजन पार्ट होता है उसको रेशियो डेसिडेंडी बोलते हैं एंड रेस्ट पार्ट ऑफ द जजमेंट इज़ कॉल्ड ऑबिटर डिक्टा. ऑबिटर डिक्टा ऐसा है कि इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट टू द जजमेंट to decide the judgment or the reason on the basis of which the decision is been made, but still the opinion of law is relevant. ठीक है. मतलब कि आप जो है कोई भी ओपिनियन उसमें लॉ का अगर दिया जा रहा है वो जजमेंट के लिए नेसेसरी नहीं है, जजमेंट के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, बट कुछ रेफरेंसेस में वो दिया जाता है जिससे कि डिसीजन कंप्लीट होता है. सो रेस्ट ऑफ द पार्ट अपार्ट फ्रॉम द रेशियो डेसिडेंडी ऑफ द जजमेंट इज कॉल्ड ऑबिटर डिक्टा. नेक्स्ट इज ऑनस प्रोबेंडी. ऑनस प्रोबेंडी जो टर्म यूज़ होती है आपकी वो लॉ ऑफ एविडेंस में होती है जिसका मतलब होता है बर्डन ऑफ प्रूफ. आप लोगों ने प्रोसिक्यूशन ये जो है आपके प्रोसीजर में आप लोग पढ़ेंगे कि जब भी आपका प्रोसीडिंग का जो ओपनिंग होता है दैट इज़ ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ प्रोसिक्यूशन. तो उसे हम कहते हैं कि जब भी आपकी प्रोसीडिंग है उसमें ऑनस ऑफ प्रोबेंडी या फिर बर्डन ऑफ प्रूफ जो है दैट ऑलवेज लाइज ऑन दी प्रोसिक्यूशन. उसके बाद जो भी आपने प्रोसिक्यूशन ने जो भी एलिगेशंस लगाए हैं या जो भी उन्होंने अपने वहाँ पे जो फैक्ट्स पेश किए हैं उनके बेसिस पे अब नेक्स्ट जो डिफेंडेंट है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ जाता है कि वो उनको डिनाई करे या उनको एक्सेप्ट करे. तो जब बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंडेंट के पास जाता है तो हम उसको ऑनस ऑफ प्रोबेंडी बोलते हैं. तो बर्डन ऑफ प्रूफ ऑलवेज स्टार्ट्स इनिशियली बाय द प्रोसिक्यूशन और जब म्यूचुअली दोनों में प्रोसिक्यूशन और डिफेंडेंट में जो बर्डन ऑफ प्रूविंग है वो चेंज होता रहता है. एक बार जो है प्रोसिक्यूशन से वो डिफेंडेंट के पास जाता है और डिफेंडेंट से फिर प्रोसिक्यूशन के पास जाता है. जो चेंज होता है दैट इज़ कॉल्ड ऑनस ऑफ प्रोबेंडी. बर्डन ऑफ प्रूफ कभी चेंज नहीं होता है, दैट ऑलवेज लाइज टू द प्रोसिक्यूशन इन एक्सेप्शंस ऑफ चैप्टर 4 ऑफ योर IPC. ठीक है. जहाँ पे कि आपके जो है डिफेंसेस दिए गए हैं वहाँ पे ही केवल जो है डिफेंडेंट पे बर्डन ऑफ प्रूफ लाई होता है जिसको प्रूफ करना होता है कि उसको डिफेंस चाहिए, सेल्फ डिफेंस चाहिए या उसको इंसैनिटी का डिफेंस चाहिए या उसको जो है आपकी मिस्टेक ऑफ लॉ या मिस्टेक ऑफ फैक्ट का जो है डिफेंस चाहिए. तो वो डिफेंस आते हैं सारे जनरल डिफेंसेस में हैं, प्राइवेट डिफेंसेस में हैं. तो वहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ जो है दैट वुड मूव टू दी डिफेंडेंट, अदरवाइज इट ऑलवेज लाइज ऑन दी प्रोसिक्यूशन. लेकिन जो बर्डन ऑफ प्रूफ जैसे हमने कहा कि जो चेंज होता रहता है हम उसको ऑनस ऑफ प्रोबेंडी कहते हैं. तो ये टर्म आपकी यूज़ होती है लॉ ऑफ एविडेंस में. नेक्स्ट इज निहिल एड रेम. निहिल एड रेम द टर्म इट्स अगेन पार्ट ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस. जो चीज़ें रिलेवेंट होती हैं दैट वुड बी एडमिसिबल, वो एडमिसिबल होती हैं. जो इररिलेवेंट चीज़ें होती हैं उनके लिए हम कहते हैं कि द थिंग्स द फैक्ट्स आर निहिल एड रिम एट दैट टाइम. अभी जो है वो इररिलेवेंट है इस सिचुएशन में, दे आर नॉट बीन रिलेवेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर केस. नेक्स्ट इज
रेस गेस्ट्रिया, रेस गेस्ट्रिया भी बोलते हैं, रेस गेस्ट्रिया भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है, अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस। लॉ ऑफ एविडेंस में ये टर्म यूज़ होती है। सेक्शन 6 में आपके रेस गेस्ट्रिया दिया हुआ है। इसका मीनिंग है फैक्ट सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इश्यूज एज फ्रॉम पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। हम उन तथ्यों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि सेम ट्रांजेक्शन में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि आप जो है कुछ लीगल केसेस देखते हैं, सीरीज़ देखते हैं, तो उसमें होता है मूवीज़ में कि एक फैक्ट से दूसरा फैक्ट जो है आप उसको कोरिलेट करके जो है आप अल्टीमेटली अपने टारगेट पे पहुंचते हैं कि जो आपको इन्वेस्टिगेट करना है। तो इन्वेस्टिगेशन में जब आप जो ट्रांजैक्शन सीरीज़ बनाते हैं, एक दूसरे को फैक्ट्स हम कनेक्ट करते हैं और फाइनली हम जो है अपने कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो एक फैक्ट जो है जो कि डायरेक्टली फैक्ट जो है डायरेक्टली उस केस का फैक्ट नहीं है, बट दैट इज़ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। जैसे कि यहाँ पे मर्डर केस है कोई, उसमें आप बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि सुबह का समय था, तो आपने देखा कि घड़ी जो है वो कितने बजे रुकी, जिस वक्त उसमें कोई चीज़ टकराई जिससे कि वो घड़ी रुक गई। तो हमें घड़ी का टाइम इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि वो जिस समय वो हत्या हुई, मर्डर हुआ, या जिस समय वो कृत्य हुआ, उस समय जो है घड़ी में क्या समय हो रहा था जिस वक्त वो घड़ी बंद हुई। तो इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन वेयर यू हैड टू रीच टू दी कंक्लूजन और टू दी इन्वेस्टिगेशन। तो आपका जो है ये एक पार्ट है। फैक्ट, वो फैक्ट हमारे लिए टाइम उसमें क्या है वो ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए वो टाइम ज़रूरी है जिस समय की हत्या हुई थी। तो घड़ी का टूटना या उस समय क्या समय होना वो ज़रूरी नहीं है। तो आपका जो सीरीज़ है, फैक्ट्स की जो सीरीज़ है, उसको हम रेस गेस्ट्रिया बोलते हैं कि इट्स द फैक्ट्स आर रिलेटेड टू दी सेम ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट इज प्रो बोनो पब्लिको। प्रो बोनो पब्लिको होता है फॉर द पब्लिक गुड, एनीथिंग विच इज़ डन फॉर द बेनिफिट। बोनो का मतलब होता है बेनिफिट, मीन्स बोनाफाइड रीजन्स के लिए। पब्लिको अंडरस्टूड है पब्लिक के लिए। तो जो पब्लिक के बेनिफिट में होती है, गुड फेथ में होती है, एनीथिंग विच इज़ बिन डन प्रो बोनो पब्लिको फॉर द पब्लिक गुड इज़ कॉल्ड प्रो बोनो पब्लिको। ये टर्म आपकी जो है वो आती है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट टू प्रॉपर्टी, जहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात करते हैं। सो एनी ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज़ बिन टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट, दैट इज़ कॉल्ड pro bono publico, that property is been taken for the benefit of public good। कोई भी किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है, अगर रोड्स के लिए, एक्सपेंशन के लिए या पार्क्स के लिए किसी की प्रॉपर्टी ली जाती है, या कोई पब्लिक जो है कोई बेनिफिट के लिए कोई इंस्टीट्यूशन है या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश की जा रही है, तो उसके लिए अगर ज़मीन ली जाती है, प्रॉपर्टी किसी से ली जाती है, तो उसमें क्या है वो एक्सक्लूसिव राइट है आपकी गवर्नमेंट का। एंड उसमें हम क्या कहेंगे, हम क्या टर्म यूज़ करेंगे, प्रो बोनो पब्लिको, मीन्स द प्रॉपर्टी इज़ बिन टेकन फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक गुड। नेक्स्ट इज पर कैपिटा बाय द पर्सन। अनदर टर्म साइमल्टेनियसली विल स्टडी पर स्ट्रिप बाय द ब्रांच। ये दोनों टर्म आपकी हिंदू सक्सेशन एक्ट में यूज़ होती हैं, जहाँ पे कि इंटरस्टेट की प्रॉपर्टी, इंटरस्टेट होता है जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, अब उसकी प्रॉपर्टी का जो है उत्तराधिकारी जो है आपका प्रॉपर्टी का जो है सक्सेशन होता है, तो वो किस हिसाब से होता है उसका एक चार्ट है, रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो ये पर कैपिटा और पर स्ट्रिप जो हैं वो भी उनके रूल्स के पार्ट हैं। जैसे कि इंटरस्टेट ए है, अगर उसकी मृत्यु होती है तो उसकी फैमिली में एक उसकी विडो, बेटा और उसकी बेटी, तो तीनों में जो है वो हिस्से बराबर बढ़ जाते हैं, तो उनको पर पर्सन माना जाएगा कि उसकी प्रॉपर्टी का जो हिस्सा बांटा गया वो पर पर्सन बांटा गया। एक हिस्सा विडो को मिला, एक बेटी को और एक बेटे को मिला। अब मान लीजिए कि बेटे की आगे भी फैमिली है जिसके 2 बच्चे हैं और एक उसकी एक बीवी है, तो अब क्या है कि बेटे का तो एक ही हिस्सा रहेगा, पर पर्सन रहेगा, लेकिन उनकी बीवी और उनके बच्चों को जो हिस्सा मिलेगा वो आपका ब्रांच वाइज मिलेगा, क्योंकि वो जो व्यक्ति है उनका बेटा है, सन है, दैट इज़ अ ब्रांच ऑफ दैट फैमिली, उसको पर पर्सन के हिसाब से प्रॉपर्टी मिल गई है। लेकिन उसकी फर्दर जो ब्रांचेस हैं, उसकी सन की जो वाइफ है
उनका जो बेटा है बेटी हैं उनको जो है ब्रांच के हिसाब से उस एक हिस्से में से ही उन सबको प्रॉपर्टी का सक्सेशन मिलेगा। तो उनका जो है ऐसे नहीं है कि अगर वो 3 लोग वो जीवित हैं और 3 लोग जो उनकी विडो इंटरस्टेट की बेटा और बेटी हैं तो प्रॉपर्टी 6 जगह डिस्ट्रीब्यूट होगी। प्रॉपर्टी इनिशियली 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट होगी और उस एक ही हिस्से में से जो बेटे के हिस्से आई है वो एक ब्रांच है जिसकी फर्दर उसमें जो है ब्रांचेस को उस एक हिस्से में से ही प्रॉपर्टी मिलेगी। तो ये रूल्स हम जो हैं इनको हम क्या बोलते हैं, पर कैपिटा मीन्स पर पर्सन जो है प्रॉपर्टी का सक्सेशन हो रहा है और पर ब्रांचेस हो रहा है तो उसको हम पर स्ट्रिप रूल बोलते हैं। तो ये आपके रूल्स हैं, ये आपके हिंदू लॉ में, हिंदू सक्सेशन एक्ट में ये टर्म्स यूज़ होती हैं। दिस मच इज़ फॉर टुडे। विल मीट विद सम न्यू मैक्सिम्स इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।